आज हम 2011 के सेकंड ग्रेड यानी द्वितीय श्रेणी अध्यापक के सामान्य जो पेपर है सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान का उसका विश्लेषण देखते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, शोभाराम और विजय सिंह पथिक। तो 1921-22 में मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व किया था। अब हम मोतीलाल जी तेजावत के बारे में देख लेते हैं। इन्हें आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना करी। 1920-21 में मातृकुंडिया में एक ही आंदोलन चलाया और इनका जो जन्म हुआ था वो कोलियरी गांव उदयपुर में हुआ था। और गुजरात में इन्होंने विजयनगर में नीमडा नामक जगह है जहां 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन आयोजित हुआ था और वहां पर गोलीबारी होने के कारण वो नीमडा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत जी द्वारा 21 मांगों को महाराणा को भेजी गई जिसे मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1963 में हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आज़ादी के बाद उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सदस्य भी रहे और राजस्थान खादी बोर्ड के ये अध्यक्ष रहे। इतनी हमें जानकारी इसके, क्योंकि ये भील जनजाति के ऊपर इन्होंने काम किया था। वैसे इन्होंने गरासियों पे भी काम किया था ज़्यादा, लेकिन भीलों की जो कुल देवी है वो आमजा माता है जो उदयपुर में है। तो हमारा जो आंसर है ये मोतीलाल तेजावत जी। इतनी जानकारी हमें इसके बारे में मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? बात 1913 की आ रही है। पहली बार इनको रिलेवेंट देख लेते हैं। साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या जी, हीरालाल शास्त्री जी और जय नारायण व्यास। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में 4 व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था। पहले व्यक्ति थे फतेहकरण चारण, दूसरे व्यक्ति थे साधु सीताराम दास, तीसरे व्यक्ति थे विजय सिंह पथिक जी और माणिक्यलाल वर्मा जी चौथे व्यक्ति थे। अब यहाँ प्रश्न पूछा है 1913 के अनुसार। तो वैसे उन 1913 का जो नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का वो फतेहकरण चारण ने किया था, लेकिन ऑप्शन में फतेहकरण चारण न होने की वजह से साधु सीताराम दास को उत्तर सही माना गया है। और भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास का बिजोलिया किसान आंदोलन से किसी प्रकार का संबंध नहीं था। बिजोलिया किसान आंदोलन में जो जागीरदार था उसका नाम था परमार। इतनी जानकारी हमें इसके बारे में रखनी पड़ेगी। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो 4 नेतृत्वकर्ता थे, फतेहकरण चारण 1913, साधु सीताराम आंदोलन के पश्चात विजय सिंह पथिक 1916 में और फिर उसके पश्चात माणिक्यलाल वर्मा जी ने। तो ये इसका जो आंसर आपके सामने अगला देखिए, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था चित्रांग, चित्रगुप्त और दशरथ। तो चित्रांग इसका आंसर है। चित्रांग 1089 से 1173 तक इनका जीवन काल रहा है। और कुमारपाल प्रतिबोध का जो प्रतिपादन जो लेखक था वो सोम प्रभु सूरी था, जबकि कुमारपाल प्रबंध का लेखक थे हेमचंद्र था। इसलिए इसका आंसर चित्रांगद है। कानड़ देव था नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि, चौहानों का एक सामंत। तो इसका आंसर है आपका जालोर का शासक। अब इन्होंने जो ये चौहान राजपूत वंश के थे, 1305 से 1311 के इनका शासनकाल रहा। इनके पुत्र थे वीरमदेव जो कि अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ राजनीतिक
पद पर थे कार्यरत। तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा। फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करती थी। ये विवाह के लिए राजी करना चाहते थे, लेकिन वीरमदेव रात के समय निकल के जालोर आ जाते हैं। फिर इस बात से खिन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चौहान जो जालोर का राजवंश था उस पर हमला किया और दोनों को वीरगति प्राप्त हुई। और जब ये बात फिरोजा को पता लगी तो उन्होंने अपने प्रेमी का जो सिर वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनके विरह में उन्होंने संस्कार जो रीति रिवाज अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था, पर वह विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो इसका आंसर आपका, वह स्वयं एक विद्वान नहीं था, वो स्वयं एक विद्वान थे और वह विद्वानों का आश्रय भी देते थे। तो इनके बारे में हम ये देख लेते हैं कि इनकी जो पुस्तकें थी, एक सुधा प्रबंध, संगीत राज, कामराज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर और रसक प्रिया, ये इनकी पुस्तकों के नाम। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, यानी समाचार पत्र था, ये पत्र नहीं था, ये समाचार पत्र था, का प्रकाशन किया गया, तो वह था राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान और यंग राजस्थान। तो ये आंसर है हमारा नवीन राजस्थान। अब देखिए, जो नवीन राजस्थान का जो संपादक थे वो थे विजय सिंह पथिक, और ये इन्होंने 1922 में प्रारंभ हुआ था नवीन राजस्थान। लेकिन आप ये ऊपर देख रहे हैं, राजस्थान केसरी का भी संपादक विजय सिंह पथिक ने किया, लेकिन ये 1920-21 में किया, लेकिन ये वर्धा महाराष्ट्र से था। प्लस ये था कि गैर राजनीतिक समाचार पत्र था। अब त्याग भूमि की बात कर लेते हैं, तो त्याग भूमि हरिभाई उपाध्याय ने प्रारंभ किया था और 1927 में किया था। तो यंग राजस्थान की बात करते हैं तो ये शोभालाल कुमाऊँ जी थे, इन्होंने 1929 में इसको प्रारंभ किया था। तो राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान के संपादक विजय सिंह पथिक थे, लेकिन राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान के जो संपादक है वो विजय सिंह पथिक, लेकिन नवीन राजस्थान 1922 में प्रारंभ हुआ और जो राजस्थान केसरी है वो 1920-21 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये वर्धा महाराष्ट्र था। नवीन राजस्थान का कार्यालय अपने अजमेर था। इतनी जानकारी हमें इससे मिलती है। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल पर बार बार विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, यानी उस समय तात्कालिक रूप से तो थे ये न्यायाधीश राजेश बालिया जी, लेकिन वर्तमान में आज दिनांक के आधार पर अनंत मनोहर हैं राजस्थान के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त TN सेशन, MD कोरानी, T श्रीनिवासन, मीनाक्षी ऊजा। तो जब ये 2011 में पेपर लगा था तब तत्कालीन समय में तो T श्रीनिवासन थे, लेकिन वर्तमान समय में DB गुप्ता थे, देवेंद्र भूषण गुप्ता जी, जो पहले राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में अब मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान में कार्यरत हैं। पहले जो सूचना आयुक्त थे श्री MD कोरानी जी थे। अब देखिए, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई 1967, 1959, 1971, 1963। तो ये हुई थी 1959 में नागौर में, और इनका उद्घाटन स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ये 256, 368, 154, 243B। तो ये पंचायत राज संस्थानों को जो संवैधानिक मान्यता 1973 संविधान संशोधन द्वारा दी गई है वो 243B के तहत दी गई है। राजस्थान में लोकायुक्त हैं तो तत्कालीन में अजय रस्तोगी थे। और ये प्रश्न क्या है कि समय अनुसार बदलते रहते हैं। आज मान लीजिए मैं आपको बता दूं और कल ये परिवर्तित हो जाएं तो ये करंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप इनको अपने समय अनुसार अपडेट करते रहें।
राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें? 20, 27, 25, 29। तो ये 25 सीटें हैं। अब 25 सीटों में भी वर्गीकरण है। 18 सीटें सामान्य हैं, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं और 4 सीटें अनुसूचित जाति की हैं। तो ये आपको होगा 18, 3 अनुसूचित जनजाति की और 4 अनुसूचित जाति की। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? जोधपुर, पिलानी, करौली, अलवर। लेकिन आजकल तो अलवर 2-3 जिलों में टूट चुका है। राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो आदिवासी, दलित, राजपूत और जाट। तो ये आदिवासी महिलाओं में ताराभात की ओढ़नी। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। तो इसको एक बोनस कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था आरपीएससी ने। वैसे ये 2008 का 8-9 का था और तत्कालीन यूपीए सरकार थी। 16वां प्रश्न, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, श्रीलंका की समस्याओं का समाधान का प्रयास। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो है असंलग्नता, गुट निरपेक्ष नीति के बारे में बात करते थे और ये श्रीलंका की समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने राजीव गांधी जी ने प्रयास किया था। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? भारतीय अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858 और भारतीय अधिनियम 1870। तो इसमें जो द्वैत शासन की बात की गई है वो 1919 में बात की गई है। भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंद पत्र था, किसने कहा? राजगोपालाचारी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बात श्री जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1930, 1942, 1940, 1939। तो ये सबको पता है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव। तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला हमारे भारतीय संविधान से ये प्रश्न है और ये है हमारे BR अम्बेडकर साहब। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? क्योंकि ये बात समानता की है तो ये आर्टिकल 17, 19, 22 और 32। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे, वो 40, 44, 42 और 36वें। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? 14, 18, 21 और 32। तो संवैधानिक जो उपचारों का है 5 प्रकार की, वो अनुच्छेद 32 में दी गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 48, 50, 47, 51A। तो ये सरदार सोहन सिंह कमेटी के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में 6 से 14 वर्ष तक के बालों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया 2002 में। उसके बाद अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं।
भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति का एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन है आपका 4। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और किसी प्रकार का विवाद होने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज़ को निर्धारित करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 61, 51, 54 और 70। तो ये आंसर है हमारा 61। कदाचार होने पर या कई प्रकार की प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे संविधान में, उसके अनुसार यदि कोई स्थिति बनती है तो महाभियोग चलाया जा सकता है। वो हमारा आर्टिकल 51 में है और उसका प्रोसीजर लोकसभा और राज्यसभा में होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 360, 362, 356 और 256। तो ये आप नंबर मामला बनता है 356 का। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो ये अब प्रश्न एक तरह से हट ही गया है, हट ही चुका है, क्योंकि अब विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया गया है 2019 के अंदर। तो इस प्रश्न की कोई सार्वभौमिकता नहीं रह जाती है। और यदि तात्कालिक रूप से यदि हम बात करें तो इसमें 252, 370, 346, 348, तो इसमें 370 पहले का ये प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में इसका नहीं है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए। लेकिन आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और किस संविधान से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, ये कौन कौन से प्रोसीजर लिए गए हैं जो भारतीय संविधान द्वारा अपनाए गए हैं, वो आपको याद रखने में काफ़ी मदद होगी, क्योंकि उन्हीं से रिलेवेंट प्रश्न अक्सर हर बार परीक्षा में किसी न किसी तरीके से हमारे सामने आते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? यानी किस अनुच्छेद का उपयोग करके हम संशोधन कर सकते हैं? 368, 258, 360, 361। तो ये आपका 368 के माध्यम से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। 31 अगस्त 2011 को किन 2 भारतीयों को मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हरीश हांडे और नीलिमा मिश्रा थे, जिन्हें 31 अगस्त 2011 की स्थिति बात करें, क्योंकि ये हर वर्ष मिलने वाले मैग्सेस पुरस्कार हैं, इसलिए वर्तमान या पिछले वर्ष का उनको आप अपडेट करते चले, ताकि कहीं भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है। ये केंद्रीय खेल मंत्री, ये भी आप करंट का क्वेश्चन है। आज हम बता दें और फिर सरकारें चेंज होती हैं तो मंत्रिमंडल भी स्वतः ही चेंज हो जाता है। ये अपने अपडेट करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो राज्य के मंत्री हों या फिर केंद्र के मंत्री हों। वैसे इसके तात्कालिक रूप से उत्तर था अजय माकन, क्योंकि उस समय यूपीए सरकार थी केंद्र में। 33वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य थे घनश्याम तिवारी, शांति धारीवाल, न्यायाधीश वीएस दवे व आईएस ईसरानी, कुलदीप रांका। तो ये इसका जो आंसर है ये है न्यायाधीश वीएस दवे और आईएस ईसरानी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतिस्पर्धा तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता था, वो थे ओल्गा कोनिस्किना, वेटा सोकोलोव, एनिशिया केंडियास्पिना और यूसोन बोल्ट। तो इसका आंसर आपका ये रहा। भारतीय जीवन बीमा LIC प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आजकल तो हर घरों में LIC करते हैं, लेकिन हमें LIC का कब मनाया जाता है डे, उसके ऊपर ध्यान थोड़ा देखने की ज़रूरत है। तो ये है 20 सितंबर, 1 सितंबर, 24 अक्टूबर और 5 नवंबर। तो इनका 1 सितंबर को LIC डे मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए 10 दिसंबर, 25 नवंबर, 2 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आता ही है, ये 10 दिसंबर।
क्योंकि पहली बार मानव अधिकार को लेकर 1948 में ये बात की गई थी, 10 दिसंबर 1948, तभी से ये लागू है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है क्योंकि 2011 का है, तो 2014, 2013, 2012 और 2015, तो यानी हर 4 साल की अवधि के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है। तो 2012 में हुआ था, फिर 16 में हुआ है, 20 में हुआ है, और अब 2024 में भी हो रहा है। ये नवंबर के समय होता है और 2025 में ये लोग शपथ प्रोग्राम प्रस्तावित रहता है। हर 4 साल पर ध्यान रखा जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है 30 नवंबर 2011 से, 15 सितंबर 2011 से, 30 सितंबर 11 से, 2 अक्टूबर 11 से, तो ये है 15 सितंबर 11 से जी, क्योंकि प्रश्न 2011 की बात को लेकर है, इसलिए प्रस्तावित शब्द दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में तो हो चुका है। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? आकाश, पृथ्वी, अग्नि और नाग। तो आपका इसका आंसर है ये नाग। ये टैंक निरोधी मिसाइल मानी जाती है नाग को। मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक हैं इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये प्रश्न वैसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसका आई के गुजराल साहब है, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, इनकी एक स्वयं की आत्मकथा है जिनसे मैटर्स ऑफ डिस्कशन को लेकर बात की हुई है, किस किस प्रकार के डिस्कशन किन किन बातों पे होने चाहिए, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बारे में बताया है। 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं पीसी चाको, प्रणब मुखर्जी, जयराम रमेश और सुषमा स्वराज। तो ये पीसी चाको महोदय थे जो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष है। 2G स्कैम यानी 2G घोटाला के नाम से जाना जाता है, संचार में हुआ था। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना, कॉन्शियसनेस, मस्तिष्क माइंड, मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर और आत्मा सोल। तो आंसर आपका ह्यूमन बिहेवियर आता है, मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर बनता है 3। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण किया गया था स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ और वाटसन। तो ये आंसर आपका कोहलर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता नहीं किया जा सकता बाध्य, ये गलत है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है, नहीं पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तालाब को तो ले जाया जा सकता है लेकिन बाध्य नहीं किया जाता, ये भी गलत हो गया। नहीं, घोड़े को हम ले जा सकते हैं, ये भी गलत है। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं तालाब पर ले जा सकता हूँ लेकिन सब कुछ नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एकदम सही आंसर है यही आपका, ये लीजिए। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? देखिए, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये प्रलोभन का नियम। तो इसमें जो आंसर है प्रलोभन का नियम है, वो गौण है, मुख्य नियम नहीं है ये। हाँ, बच्चे को अपन कहते थे ना कई बार, टॉफ़ी दूंगा मैं तेरे को, 10 रुपये दूंगा, ये याद करके दिखाना, ये याद करके दिखाना, तो वो प्रलोभन बनता है। लेकिन आप ये नियम नहीं अपनाएंगे क्योंकि ये मुख्य नियमों में नहीं आता, ये सहायक में आ सकता है, गौण में आ सकता है। क्योंकि आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम ये मुख्य नियम माने जाते हैं। समग्रता के सिद्धांत गेस्टल थ्योरी के प्रवर्तक हैं तो R.M. गेने, वर्दीमर एवं अन्य, B.S. ब्लूम, B.F. स्किनर। तो इसका आंसर आपके वर्दीमर एवं अन्य।
बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह है, यानी मेरी बात माने समाज, सोशलिज्म एक्सेप्ट करे, इनमें जो भी कुछ बात कहूँ उसको मान लिया जाना चाहिए, वो स्वीकृति चाहता है समाज से, क्योंकि समाज से ही नागरिक बनता है। तो ये किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये जैसे तूफानी आयु बोलते हैं उसको हम, ये किशोरावस्था है, तूफान एवं तनाव वाली बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, सौम्य अपने में रहना, प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। तो इसका आंसर है आपका जो मैच नहीं खा रहा है वो है युक्तिकरण। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो ये इजी प्रश्न है हमारे मनोविज्ञान का। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, शून्यमुखी, तो ये अंतर्मुखी है। अगला प्रश्न है हमारा 51वां। TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 10, 20, 30 और 40। तो ये कार्डों की संख्या हमारी होती है 30, एक ब्लैंक होता है, 30 + 1 भी होता है, लेकिन वो काउंट नहीं मांगे क्योंकि वो ब्लैंक है, इसलिए। वैसे संख्या 31 होती है, लेकिन वो परीक्षण में काम नहीं आता, ब्लैंक होता है। बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, स्पेरमैन और थॉमसन। तो ये हैं आपके थ्रस्टन। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना। सृजनशील तो रहते हैं, गतिशील चिंतन का अभाव, उनके अंदर तो सृजनशीलता है तो ही गतिशीलता है। प्रबल जिज्ञासा और समायोजन के प्रति जागरूक नहीं। तो इसमें आंसर आपका 3 आता है, प्रबल जिज्ञासा है। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे निश्चित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले थे शेफर, गेट्समैन, ब्लेयर एवं अन्य मसल। तो ये आपके हैं गेट्स व अन्य। मूल प्रवृत्तियां का सिद्धांत है, यानी मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो मूल सिद्धांत दिया था मैकडूगल, थॉर्नडाइक, साइमंड्स और एडलर। तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं वो है मैकडूगल। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण और जन्मजात। तो ये हमारी 3 चीज़ों पे तो पड़ता है, आवश्यकता पे भी पड़ता है, वातावरण और जन्मजात, और जबकि भौतिक संरचना पे नहीं पड़ता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड का निर्माता था। तो थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पार्कहर्स्ट और वाटसन। तो वैसे तो जॉन डीवी थे इसके, लेकिन इन्हीं के शिष्य थे किलपैट्रिक महोदय। ये किलपैट्रिक इनका आंसर होगा। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि, टंकण विधि। तो अंधे बालकों के लिए विदित है कि ब्रेन स्क्रिप्ट चलती है, ब्रेन लिपि चलती है, वो हाथ लगा के और अक्षरों को पहचान जाते हैं, उनके लिए अलग से ही कोडिंग आती है। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का शांतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपसी सहमति से कार्य करना, समूह, समृद्ध परिवार। तो इसमें जो बाल अपराध का मुख्य कारण है क्योंकि माता और पिता बार बार झगड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी झगड़े करेंगे, और झगड़े के कारण वो अपने मित्रों से भी झगड़ा कर सकते हैं, और इसी कारण बाल अपराध बढ़ता है। इसलिए ये आंसर आता है। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति को के अपने व्यवहार, योग्यता एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिप्रतियों की समग्रता है। आत्म प्रत्यय की ये परिभाषा दी है गेल, साइमंड्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी और गिब्स। तो ये आपकी परिभाषा दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी।
आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बोनस दे दिया गया था। वैसे हम इसके बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं, मैं मेरी राय रख सकता हूँ। आदतें जन्मजात होती हैं, कथन सही नहीं। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतों भी व्यक्तियों को प्रेरित करती हैं। आदतें निर्माण का कोई मूल प्रवृत्ति नहीं होती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण होता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूटती है। ये सही नहीं है, क्योंकि आसानी से कोई चीज़ नहीं छूटती है, बड़ा उसके लिए वर्क करना पड़ता है। आप अपने अनुसार विचार करें इसमें। हालांकि आरपीएससी ने इस पर बोनस दिया था। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो ये 10.41% है। ये सामान्य प्रश्न है जो अक्सर देखिए 50% सवाल लगभग सभी कैंडिडेट्स या अभ्यर्थियों को आते हैं। बात आती है 50% से अधिक, और वो ही हमें निर्णायक स्थिति पे लेके जाते हैं। अगला 63वां क्वेश्चन, 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये देखिए 52.66, 33, 28 और 44, तो ये 52.33 थी। राजस्थान में 2011 की अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी थी? तो ये थी 926। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के अनुसार 8वां स्थान है। ये वन लाइनर क्वेश्चन टाइप है एक तरह से, जिन्हें डिस्कस की जरूरत है वहाँ डिस्कस होता ही है। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? हल्दी घाटी युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। तो ये दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये हल्दी घाटी तो आपको पता है 1576 में, दिवेर का युद्ध 1582 में, 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको 1527 में। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गैर सरकारी संगठनों की, सार्वजनिक निजी भागीदारी की है, तो ये केंद्र सरकार की है मरु विकास। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो उस समय विजय केलकर जी थे। वर्तमान में तो करंट का क्वेश्चन है, अपने आप को अपडेट कर लें कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है या उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की गई, क्या क्या योजनाओं के बारे में बात की गई है, वो देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल सही है। बीकानेर राज्य परिषद जयनारायण, ये गलत है। और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल, ये एकदम सही है। तो हमारा उत्तर आता है आपके सामने बीकानेर। हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये 2007 में, 2009-10 में, 2004-05 में, 2002 और 3 में। तो उस समय सरकार अशोक गहलोत जी की थी, और ये 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। हरित राजस्थान यानी सड़क के किनारे अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को लगाने हरित राजस्थान का उद्देश्य था। पेड़ों के नज़दीक या जहाँ खाली जगह है, रेलवे की ज़मीनें हैं, या अपने रोड के पास में, या खाली जगह में, या कोई पार्क है, तो ऐसी जगह जहाँ प्रदूषण को कम किया जा सके। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 90, 40, 100 और 85, तो ये 85 ऐसा है। अब ये देख लीजिए कि किस ज़िले में कितने हैं, ये कौन सा ज़िला है जो पूरा ही डेजर्ट ब्लॉक में आ गया है। ये आप अपने आप को अपडेट करने की चीज़ें हैं, और वो आप करिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें करना इतना संभव होगा। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर, दौसा, तो ये है हमारा चित्तौड़गढ़। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, तो ये भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर और रामगढ़। ये रामगढ़ जैसलमेर में है, और यहीं पर ये शक्ति परियोजना है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? अब सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर, तो ये जरगा पर्वत हमारा है उदयपुर में। अब आप एक लिस्ट बना लीजिए कि सिरोही में कौन कौन से पर्वत हैं, या उनकी कितनी कितनी ऊंचाई है। उदयपुर में कौन से, उनकी कितनी कितनी ऊंचाई है, अलवर में कितने हैं, या जयपुर में कितने हैं, या अन्य जिलों में कितने हैं, या किस संभाग में कितने हैं,
वो प्रश्न आपके लिए भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में स्तर बढ़ता ही जाएगा। प्रश्न पढ़ने के नहीं है, अब प्रश्न को समझने का है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मैनाल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। ये एंजल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो ये भी तत्कालीन रूप में 2011 में सीपी जोशी थी जे, लेकिन वर्तमान में धनंजय सिंह है। 2024 की बात करें तो हम देखिए, ये परिवर्तनशील डाटा हैं, कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित है? तो रावतभाटा, सूरतगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो ये परमाणु केंद्र है जहाँ बिजली का उत्पादन परमाणु से किया जाता है, तो वो है हमारे रावतभाटा। भटनेर का किला स्थित है? तो हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। तो ये आप हनुमानगढ़ है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रश्न में जो आए हुए हैं उसकी, जैसे किले आ गए, नदियाँ आ गई, हवेलियाँ आ गई, तो उनकी लिस्ट बन जाए, ताकि भविष्य में हमारे जो प्रश्न सामान्य तौर पे सही हो गलत होते हैं वो ठीक होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पंचायतों द्वारा, नगर निगम द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। समय समय पर कुछ योजनाएं या नियम सर्कुलेट किए जाते हैं जिससे नियंत्रित किया जा सके, या फिर फाइन लगाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो पलाया झील है अपने कोटा, जैसलमेर, उदयपुर और भरतपुर। तो ये पलाया जो झीलें होती हैं ना, ये जैसलमेर क्षेत्र में, ये रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती हैं। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? तो ये प्रश्न को बोनस कर दिया गया था, और आप इसमें देख सकते हैं इन 4 देशों में हम देखें तो 2011 के अनुपात में, तो वहाँ जो जनसंख्या की दर थी, ये जापान थे, लेकिन ये प्रश्न हटा दिया गया है। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू किया गया है? तो अप्रैल 2010 से, जुलाई 10 से, दिसंबर 2010 से, जनवरी 2011 से, यानी 1 अप्रैल 2010 से ये शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। निःशुल्क अनिवार्य वाली बात है। 2011वीं जनगणना है। इस प्रश्न देखिए, इसमें 2011वीं जनगणना है, प्रश्न का थोड़ा अलग है, लेकिन हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब 2011 में जो जनगणना हुई थी वो किस क्रम की थी? 15वीं, 12वीं, 16वीं और 14वीं। तो ये क्रम संख्या था, और ये 15वें नंबर की थी। और जो जनसंख्या का लोग होता है वो प्रगणक के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था 2006, 7, 2009, 2005 में। तो ये कोपनहेगन जलवायु सम्मेलन हुआ था, ये 2009 में हुआ था। विश्व पर अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 दिसंबर को, 27 जनवरी को, 5 जून को और 14 अप्रैल को। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन प्रथम बार 5 जून 1972 को मनाया गया था। प्रथम बार 5 जून 1972 को मनाया गया था, तब से हम निरंतर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है, तो ये है 31 दिसंबर 2011 से, 1 नवंबर 2011 से, 15 अक्टूबर 2011 से, जनवरी 2012 से। तो ये तात्कालिक रूप से प्रश्न का उस समय का जो उत्तर बनता है वो था 1 नवंबर 11 से। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य किया जाता है? भील, सहरिया, गरासिया और मीणा। तो इसमें ये आंसर आपका गरासिया है। माउंट आबू जो राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला, राजपूत कला, मुस्लिम कला। तो ये जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, जो कुछ
मंदिर ही जैनों के लिए पद्धति से बना हुआ है, तो ये जैन मंदिर में कला हेतु जैन मंदिर कला के लिए जाना जाता है। नाम से ही आता है कि भाई देलवाड़ा का जैन मंदिर। बनी ठनी पेंटिंग है किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। तो ये मोनालिसा से भी जानी जाती है, मोनालिसा के नाम से, ये किशनगढ़ अजमेर में। बेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी। तो ये उत्तरी मारवाड़ी का बेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? ये उत्तरी मारवाड़ी का। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? सावन, चैत्र, वैशाख और भाद्रपद। तो ये मनाया जाता है हमारे सावन मास में। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। लोक देवता राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता, तो देखिए तेजा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। तो ये हैं हमारे तेजा जी। इन चारों में से तेजा जी सर्वाधिक माने जाते हैं। महिलाएं नथ धारण करती हैं, तो महिलाएं गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में, तो नथ धारण करती हैं हमारे नाक में। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ के निर्माता हैं महाराणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा और राणा अमर सिंह। तो आपको पता है कि ये राणा कुंभा है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, भागड़, मेवाड़। तो हाड़ौती इसका आंसर है। लेकिन हाड़ौती में भी 12 जिला है, 12 में भी किशनगंज और शाहाबाद 2 जिले हैं, वहाँ पर सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है। 12 जिले में बढ़ता है, किशनगंज तहसील में है ये सीताबाड़ी। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक केंद्र गतिविधियाँ आयोजित होती हैं। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती हैं। जवाहर कला केंद्र, सेंट्रल पार्क में, नाहरगढ़ किला में और सिटी पैलेस में। तो ये जो जयपुर में ज़्यादातर जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, हालांकि इनमें भी औरों में भी होती है, लेकिन सर्वाधिक होती है वो जवाहर कला केंद्र में होती है। और ये जवाहर कला केंद्र 1995 में बना था। जोधपुर के निकट ओशियों में मंदिरों का निर्माण राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछुआओं द्वारा, चौहानों द्वारा। तो ये जो निर्माण करवाया था वो प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527, 1528, 1529, 1530। बहुत ही लॉजिकल और नज़दीकी उत्तर दिए गए हैं इसके अंदर। खानवा का युद्ध हमारे ये हुआ था 1527 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, यानी उन्हें गद्दी पे बिठाया गया था। वो किस स्थान पे बिठाया गया था? तो वो देखिए चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, गोगुंदा और बड़ी सादड़ी। तो उन्हें गोगुंदा में राज्याभिषेक किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं लता प्रियंका, प्रिया कुमार, मायावती, कृष्णा तीरथ, पीएल पूनिया। तो 2011 में तो पीएल पूनिया थे, लेकिन वर्तमान में किशोर मकवाना है। 2024 में किशोर मकवाना जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस प्रकार ये 100 प्रश्न हमारे आरपीएससी जो द्वितीय श्रेणी का प्रथम पेपर होता है उसमें आते हैं। फिर मैं अभी सभी लिसनर से कहना चाहूँगा कि हर प्रश्न को आप डिटेल में स्टडी करें, समझ विकसित करें। समझ के आधार पढ़ना सभी को आता है, पढ़ने का समय अब जा चुका है। अब समझ आधारित प्रश्न 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन कंबाइंड होके ही प्रश्न आ रहे हैं। देखिए 2011 में और 2024 में कितना अंतर आया है। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें हमारे। और मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा प्रत्येक दिवस कम्युनिटी पोस्ट पर 10 से 15 क्वेश्चन एकदम
आरपीसी पैटर्न या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के पैटर्न पे डाले जाते हैं। आप आएँ और वहाँ देखें, प्रश्नों को विजिट करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।